झारखंड एकेडमिक काउंसिल कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंटेंसी के लिए चूँकि एक मॉडल पेपर जारी किया, एक ऑब्जेक्टिव मोड में, एक सब्जेक्टिव मोड में। तो ऑब्जेक्टिव मोड का जो हम लोगों का सोल्यूशन था वो हमने कर चुका। तो ऑब्जेक्टिव मोड का सोल्यूशन आपके सामने मैं पहले लेकर आया हूँ और आज मैं अकाउंट्स में सब्जेक्टिव मोड में सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। और देखिए कि ऐसे सब्जेक्टिव में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह का पैटर्न होगा एग्ज़ाम में। ये 2023 एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड 2023 में जो इंटरमीडिएट में कॉमर्स का एग्ज़ाम लेने वाला है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या होगा। देखिए, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का मॉडल प्रश्न पत्र सब्जेक्टिव मोड में है। कक्षा 12 अगर सब्जेक्ट है अकाउंट्स, 1.5 घंटे का समय इसमें भी मिलेगा और 40 नंबर का ये भी रहेगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ध्यान दीजिएगा, आप रटने वाला काम और किसी जगह से नेट से छापने वाला काम ना करें, खुद से अपने शब्दों में उत्तर देंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। 19 टोटल सवाल हैं, जिसमें से आपको 19 का 19 जवाब नहीं देना है। 19 का 19 जवाब नहीं देना है, कुछ कम देना है। देखिए क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 7 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से केवल 5 का आंसर देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए, यानी 5 × 2 10 नंबर आपको यहाँ से आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले से आपको कितना मिल जाएगा, 10 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहले वाले से 10 नंबर, 10 मार्क्स। दूसरा बोलता है 8 से 14 तक जो है वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से 5 का जवाब देना और प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 है। तो 5 × 3 करेंगे तो 15 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। और बाकी बोलता है कि 15 से 19 तक जो कुछ सवाल होंगे उसमें से 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है, तो 5 × 15 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। देखिए 40 पहुँच गया, 15 15 30 और 10 40 नंबर। और ये है आपके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सवाल का जवाब जो देना है वो 13 सवालों का, यानी 19 में से 13 सवाल का जवाब देना है। 19 में से कितने सवालों का जवाब देना है, 13। पहला 7 में से 5, दूसरा कितना है 5 में से, सॉरी यहाँ 6 है ना, 8 9 10 11 12 13 14, 7 है। 7 में से 5 का जवाब देना है, 7 में से 5 का जवाब देना है और 5 में से 6 का जवाब देना है, सॉरी 3 का जवाब देना है। तो ये आपका पैटर्न है और इससे आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो इस पैटर्न को याद रखना और इसी तरह से आपको अपनी तैयारी करते जाना है। चलते देखिए कैसे सॉल्यूशन करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ना, एक वर्ड का आंसर है, सिंगल वर्ड आंसर है, एक वर्ड में इसका आंसर आपको बताना है। और देखिए फर्स्ट जो सवाल है आपका वो क्या है, बोलता है व्हाट इज़ सब्सक्रिप्शन, चंदा क्या होता है, एक लाइन में बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं और आपको बताते चले जाएं चंदा का मतलब क्या होता है। तो जो ये चंदा ना एनपीओ में यूज़ होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे संगठन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनके सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो चंदा होता है। चंदा बोलता है सब्सक्रिप्शन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम, सब्सक्रिप्शन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनपीओ। बोलता है कि चंदा, बोलता है सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऐसे संगठन जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनका आय का मुख्य स्रोत जो है वो चंदा होता है। जैसे मंदिर में इनकम कहाँ से आएगा, तो चंदे से आएगा। मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, अगर हम लोग बताएं ट्रस्ट, ये सारे संस्थाएं जो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, उनका सबसे मुख्य सोर्स इनकम का, यानी आय कमाने का जो प्रमुख साधन होता है वो चंदा होता है। चंदा के जरिए वहाँ पे इनकम जनरेट किया जाता है और उसी इनकम को फिर खर्च किया जाता है। तो पूछा जाएगा चंदा क्या है, तो चंदा लाभ न कमाने वाली संस्था, इसको बोलते हैं गैर लाभकारी संस्थान के लिए आय का मुख्य स्रोत है। आप लोग सुन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा यहाँ लिखना ठीक नहीं, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में, तो हम आपको समझाते चले जाएंगे, आप सुन के भी लिख सकते हैं वीडियो से। तो चंदा गैर लाभकारी संस्थाओं के आय का मुख्य साधन है। सब्सक्रिप्शन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड बोलता है कि गिव द फार्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, आप सब जानते हैं, गुडविल का क्वेश्चन है। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं गुडविल में, तो एसपी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पता है ना आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना होगा और उसमें नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। यानी इसको बोल सकते हैं कि कैसे गणना करते हैं, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सुपर बोलता है कि इसको सुपर प्रॉफिट को हम लोग अधिक लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिलाभ। तो अधिलाभ की गणना करने के लिए औसत लाभ में जो उसका
सामान्य लाभ होगा उसको माइनस कर देंगे, या इसको अगर डेफिनेशन लिखना हो तो बोल सकते हैं एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से जितना ज़्यादा होगा वो सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट यानी औसत लाभ से सामान्य लाभ जितना ज़्यादा होगा मेरा सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप ये एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, सुपर प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, कि सुपर प्रॉफिट क्या है, डिफरेंस है एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में। तो 3 परिभाषा हमने दे दिया, अगर क्वेश्चन आपको डेफिनेशन भी पूछ दे तो आप आराम से बता सकते हैं। सुपर प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट। दूसरा परिभाषा बोल सकता है, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे कि अधिलाभ जो है औसत लाभ और सामान्य लाभ के बीच का अंतर है। दूसरा, अधिलाभ औसत लाभ जितना अधिक सामान्य लाभ पर होता है वो अधिलाभ कहलाता है। तीसरा बोलता है कि गिव द त्याग अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, हाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड। तो आप सब जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी जब भी त्याग अनुपात निकालना पड़ेगा तो पुराने अनुपात में नए अनुपात को घटा देंगे तो निकल जाएगा त्याग अनुपात। पुराने अनुपात में नए अनुपात को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, त्याग अनुपात। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, दोनों को माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल जाएगा। उसके आगे पूछ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर क्या होता है। तो शेयर मीन्स पार्ट ऑफ कैपिटल, अंश क्या होता है, पूंजी का भाग होता है। शेयर क्या होता है, पूंजी का भाग होता है। एक कंपनी अपने पूरे संपूर्ण पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है। ध्यान दीजिएगा, सुन के लिख लीजिएगा, एक कंपनी अपने कुल पूंजी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है, ऐसे प्रत्येक हिस्से को अंश कहा जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी आर डिवाइडेड इनटू सम स्मॉल यूनिट्स, ईच यूनिट्स इज कॉल्ड शेयर। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में हम बताते चले जा रहे हैं और आपको लिखना है, सुन के आराम से वीडियो को रोक रोक के लिख के और सुन के आप लिखते चले जाएंगे। शेयर मीन्स बोलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। हम पूरे पूंजी को, जितनी संपूर्ण पूंजी होगी उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं और प्रत्येक हिस्सा क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, शेयर कहलाता है। और शेयर कंपनी के पास पूंजी लाने का एक मेजर सोर्स होता है। यानी कंपनी को मार्केट में पूंजी चाहिए तो 2 तरीके से कंपनी ला सकती है, एक शेयर के जरिए यानी हिस्सा बेचकर ला सकती है और एक डिबेंचर के जरिए ला सकती है। देखिए अगले में पूछ दिया व्हाट इज़ मेंट बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए यहाँ पे डिबेंचर की जगह डिबेंचर लिख दिया, डिबेंचर होना चाहिए बी। बोलता है कि ऋण पत्रों के शोधन से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट। अभी हम आपको बताया ना कि कंपनी को अगर पैसा चाहिए तो मार्केट से 2 तरीके से कंपनी ला सकती है, एक शेयर के जरिए, एक डिबेंचर के जरिए। तो शेयर के जरिए लाएं या डिबेंचर के जरिए, जब कर्जा आप लेंगे तो कुछ समय के बाद कर्जा वापस भी तो करेंगे। तो जब हम डिबेंचर के जरिए पैसा मार्केट से उठाते हैं, यानी लोन के जरिए पैसा मार्केट से उठाते हैं और कंपनी जब प्रॉफिट कमाने लगती है और कंपनी का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो कंपनी क्या करती है, जो लोन ली है मार्केट से उसका पैसा वापस करना शुरू कर देती है। और जब हम अपने लोन का कर्जे का भुगतान कर देते हैं तो भुगतान को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। शोधन मतलब होता है भुगतान, शोधन मतलब क्या होता है, भुगतान। तो जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान करती है, जब एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का भुगतान करती है तो इसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं कि रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मीन्स रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स। हिंदी में बोल सकते हैं ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना है। कि जो हमने कर्जा लिया था भैया, 10 साल का कर्जा था, 10 साल पूरा हुआ हम आपको चुका देंगे। तो जब हम लोन ले रहे थे उसको बोलते थे इशू ऑफ डिबेंचर, और जब हम कर्जा को चुकाएंगे तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। देखिए बनाना तो 5 है लेकिन मैं आपको 7 का 7 जवाब बता देता हूँ ताकि आपका कमांड बढ़े, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं है। तो आपका 7 का 7 कमांड होना चाहिए, लेकिन आपको बनाना 5 है, 5 का पैटर्न आप पकड़ के चलेंगे। उसके नीचे व्हाट इज़ करेंट एसेट। आप जानते हैं करेंट एसेट क्या कौन सा है, तो बोलता है कि करेंट एसेट ऐसा एसेट्स है जिसे 1 साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो उसको यूज़ कर लेते हैं। यानी ऐसी संपत्ति जो किसी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, जो किसी बिजनेस का मेन करिकुलम एक्टिविटी है, जिसे 1 साल के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो यूटिलाइज कर लेते हैं, ऐसे एसेट्स को करेंट एसेट बोलते हैं। जैसे स्टॉक, प्रीपेड, डेटर्स, ये सारे हमारे कैश, बैंक, ये सब करेंट एसेट्स होंगे, चालू संपत्तियों का। बोलता है कि करेंट एसेट, बोलता है इट रेफर्स टू दोज एसेट विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर और यूटिलाइज।
ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट कर लिया जाता है, यानी रोकड़ में बदल दिया जाता है, या तो इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है, ऐसी संपत्ति को चालू संपत्ति बोलते हैं, करेंट एसेट बोलते हैं। और सबसे नीचे है गिव द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण का अर्थ बताइए। तो बोलता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच प्रोवाइड्स कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो। फिर से सुनिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट हु प्रोवाइड्स कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो, या बोल सकते हैं कि इट शो द कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ अ कंपनी, या बोल सकते हैं इट रेफर्स टू दोज स्टेटमेंट विच शो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो ऑफ अ कंपनी। यानी हम लोग हिंदी में अगर बोले तो रोकड़ प्रवाह विवरण एक ऐसा विवरण है जो रोकड़ के आगमन यानी इनफ्लो और रोकड़ के निर्गमन यानी आउटफ्लो को आपस में दिखाता है। यानी कैश इन और कैश आउटफ्लो को आपस में दिखाने के लिए अगर कोई विवरण बनता है, स्टेटमेंट बनता है, तो वो स्टेटमेंट कहलाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हम लोगों ने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड फेज की तरफ, जिसका नाम है सेक्शन बी। और सेक्शन बी में आपको न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों को करना है। सबसे पहले बोलता है चंदे की राशि निकालिए। तो चूंकि चंदे की राशि कैसे निकलेगा, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, तो ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को करेंट ईयर का चंदा निकालना होता है। और करेंट ईयर का चंदा निकालने के लिए एक लॉजिक होता है जो हम आपको सामने रख रहे हैं, और यही लॉजिक आपको काम देगा। इसी लॉजिक के आधार पर हम लोगों को पूरा चंदा का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। ये क्या निकालने दे रहा है जानते हैं? ये बता रहा है आपको कि आप बताइए अगर ऐसा सिचुएशन है, एक व्यक्ति बोलता है क्या कि हमको 2020 के लिए चंदे की आय की गणना करना है। ये बोलता है पिछले साल का आउटस्टैंडिंग चंदा 2020 का इतना, और 31 मार्च, मतलब ये शुरुआत ओपनिंग में इतना बाकी है, क्लोजिंग मेरा चंदा इतना बाकी है। एडवांस में इतना पैसा मिला है 2020 का क्लोजिंग में इतना मिला है, और चंदा हम 2,24,000 प्राप्त किए। अगर ये आदमी पूछ रहा है कि हमको इस साल कितना चंदा मिला, तो कैसे निकालेंगे? इस साल का चंदा पूछ रहा है 2020 का चंदा कितना मिलेगा? आप नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। अगर मैं ये कहूँ कि मुझे जनवरी महीने में 25,000 रुपये प्राप्त हुआ, जनवरी महीने में मुझे 25,000 रुपये प्राप्त हुआ, तो क्या आपसे हम एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि मेरे जनवरी महीने का इनकम कितना है? अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जनवरी में जब 25,000 मिला तो जनवरी की इनकम 25,000 होगा। थोड़ा दिमाग पर स्ट्रेस डालो। जनवरी में हमें 25,000 प्राप्त हुआ, तो हम पूछ रहे हैं कि जनवरी महीने का इनकम कितना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग पर थोड़ा स्ट्रेस ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि प्राप्त होना आपका इनकम नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति दिसंबर वाला पैसा जनवरी में दे दिया, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कि फरवरी वाला पैसा जनवरी में दे दिया। तो हम प्राप्त तो कर लिए, लेकिन वो मेरा इनकम तो जनवरी का नहीं है ना, वो इनकम फरवरी का हो सकता है, दिसंबर का हो सकता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है। ये चंदा पाया 2,24,000 चंदा पाया, इसका मतलब ये मत सोचेगा 2020 का चंदा इसका 2,24,000। 2020 का चंदा कितना वो निकालना आपको। देखिए यहाँ लिखा है, कहीं नहीं लिखा है 2020 का चंदा, क्या लिखा है देखिए 2020 में प्राप्त चंदा, यानी 2020 में हम 2,24,000 प्राप्त किए। तो अगर 2020 में आप 2,24,000 प्राप्त किए हैं, इसका मतलब है कि पिछले साल का भी तो हो सकता है। देखिए ना, लिखा तो है, कुछ एडवांस है, कुछ बाकी है पिछले साल का, कुछ अगले साल का बाकी है, कुछ अगले साल का एडवांस, कुछ पिछले साल का एडवांस है। तो बोलता है कि इसको जोड़ घटा के बताओ कितना इस साल का चंदा हमने पाया है। रिसीव तो हम किए 2,24,000, तो उसमें से इस साल का चंदा मेरा कितना है वो कैसे निकालेंगे, और उसी के लिए हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट लिखते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए 2,24,000 दिया हुआ आपका सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट। एक बार चेक कर लेते हैं, चंदा हमने कितना पाया 2,24,000। अब हम लोग पहले इसके बाद ऐड लेस कर लेते हैं, इसमें ऐड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। क्लोजिंग जो आउटस्टैंडिंग होगा चंदा का, उसको ऐड करेंगे। अब क्लोजिंग कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ये ओपनिंग है, 1 जनवरी को ओपनिंग करिए, 31 दिसंबर को क्लोजिंग है, तो ये ओपनिंग होगा, ये क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे, और जब आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग ऐड होगा तो एडवांस ओपनिंग ऐड होगा, यानी ओपनिंग एडवांस को भी ऐड करेंगे। ओपनिंग एडवांस को ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग एडवांस। चलिए यहाँ ढूंढिए, आउटस्टैंडिंग है, देखिए ये ओपनिंग है डेट, 1 जनवरी को ओपनिंग डेट होगा,
और ये होगा क्लोजिंग। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करने वाले हैं, इसका मतलब 6000 को ऐड करने वाले हैं। तो चलिए 6000 को ऐड करते हैं यहाँ पे। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मेरा 6000 हो जाएगा। और साथ ही साथ बोलता है ओपनिंग एडवांस को ऐड करने वाले हैं। तो ओपनिंग एडवांस कितना बताइए? तो एडवांस है, देखिए एडवांस ओपनिंग एन होगा 1600 होगा, क्योंकि एडवांस सब्सक्रिप्शन है, इसमें ओपनिंग ये डेट है और क्लोजिंग ये डेट है। खाली जनवरी दिसंबर का है, तो ओपनिंग एडवांस हमारा 1600, तो 1600 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1600। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोगों को लेस करना पड़ता है, तो पहले इसका टोटल निकाल लीजिए कितना होगा। ये 2 24 2 30 2,31,600। और इसमें लेस करेंगे जस्ट इसका उल्टा। पहला बताइए कौन सा आउटस्टैंडिंग जुड़ा था? क्लोजिंग। तो यहाँ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस कर देना है। और दूसरा जुड़ा था ओपनिंग एडवांस, तो यहाँ क्लोजिंग एडवांस को लेस कर देना। जस्ट अपोजिट देखिए, ध्यान दीजिएगा। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 9000 को लेस करेंगे और 4400 को लेस करेंगे। 9000 और 4400, तो 9000 और 4400 को लेस करेंगे तो 9 4 13,400 को लेस कर देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो जहाँ जो 200 8 3 11 1 1 2 1 3 2,18,200। तो 2,18,200 इसका सही जवाब होगा। 2,18,200 देख लीजिए, ठीक से इसको लिख लीजिएगा। 2,18,200 इसका सही जवाब होगा। याद रखिएगा यही फॉर्मेट ही है, आप जब पढ़ेंगे तो ये फॉर्मेट है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को प्लस करेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करेंगे, और ओपनिंग जब यहाँ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ ओपनिंग चलेगा। तो ओपनिंग एडवांस को अगर प्लस किए तो क्लोजिंग एडवांस को माइनस किए। ऐसा क्यों किए जानते हैं? ऐसा इसलिए किए क्योंकि हमको सिर्फ करेंट ईयर का चाहिए। अब बताइए, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब समझते हैं इस साल के लास्ट में कुछ पैसा बाकी मेरा, तो मेरा ना हुआ। अगर बताइए इस साल के लास्ट में कुछ बाकी है तो मेरा कमाई हो, लेकिन अगले साल का कुछ बाकी था तो मेरा कमाई तो नहीं था। तो देखिए हम लोग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यानी जो शुरुआत में बाकी था, कि शुरुआत में 1 तारीख को हमको पता चला कि चंदा लेना बाकी है 30,000 रुपया, तो भैया 1 तारीख को अगर बाकी पता चल रहा है तो इस साल का नहीं है, वो पिछले साल का चंदा बाकी है, इसलिए उसको माइनस कर दे रहे हैं। पिछले साल का माइनस सिर्फ इस साल वाला प्लस है। तो देखिए यही दोनों चंदा इस साल का है, बाकी ये दोनों चंदा एक अगले साल का है, एक पिछले साल का। देखिए क्लोजिंग एडवांस का मतलब समझते हो, एकदम 31 तारीख को इस डेट में हमको कोई एडवांस दे दिया। अब बताइए इस डेट में एडवांस देगा तो एडवांस आगे का ना देगा, तो हम रिसीव तो यहाँ कर लिए लेकिन पैसा तो आगे का है, तो उसको हम माइनस कर लिए। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग शुरुआत में बाकी है, तो बाकी है तो पिछले साल का ना बाकी होगा, तो इसलिए ये दोनों माइनस किए। ये दोनों हमारा अपना साल का नहीं है, हमारा अपना साल का यही दोनों है, और इसीलिए हमको इसको प्लस माइनस करके, तो इसका आंसर आएगा 2,18,200। प्लस माइनस देख लीजिएगा, कहीं मिस्टेक होगा तो मिला लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्या करना है देखिए, बोलता है ए बी सी एक फॉर्म में देखो समान साझेदार हैं, यानी ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों का बराबर बराबर रेशियो है। बी रिटायर करता है और शेष साझेदार, देखो यहाँ साझेदार लिख दिया है, नए फर्म के लाभों को 5 और 4 के अनुपात में बांटने का निश्चय करते हैं, तो गेनिंग रेशियो बताइए। तो ध्यान दीजिएगा 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों का रेशियो इक्वल है। बी रिटायर करता है और नया पार्टनर जो है वो लोग बोलता है कि हम 5:4 में बांटेंगे, तो गेनिंग रेशियो कैसे बनेगा? अब हम लोग इसको बना लें। चलिए गेनिंग रेशियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बताइए ओड रेशियो इनका क्या है? ओड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ध्यान दीजिएगा। इससे पहले 8 बनाए थे। तीनों का ओड रेशियो 1:1:1 है, और न्यू रेशियो जो दिया हुआ है, न्यू रेशियो ऑफ, चूँकि बी रिटायर कर गया तो ए और सी का दिया है 5:4, 5:4। तो बोल रहा है गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? तो गेनिंग रेशियो बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो बताइए ए और सी गेन करेगा, तो ए का न्यू रेशियो कितना आएगा? इसको रेशियो कैसे लिखा जाता है? दोनों को जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 9 हिस्सा, 9 में 5 हिस्सा इसका तो 5/9, और 9 में 4 हिस्सा इसका तो 4/9। माइनस करना है ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में बताइए 1/3 ना हिस्सा होगा, और इसका भी 1/3 कैसे? तो 3 है शेयर, तो 3 में 1/3। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो 9 ही आता है। 5 - 3, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। तो 4 - 3, तो ये आ जाएगा 2/9, और ये आ जाएगा 1/9। तो रेशियो होगा 2:1। क्या रेशियो होगा? 2:1 इसका गेनिंग रेशियो होगा। याद रखना है 2:1 इसका क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा।
बन जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। बोलता है रिवोल्यूशन अकाउंट क्या होता है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है। तो चलिए रिवोल्यूशन अकाउंट का एक फॉर्मेट दे देते हैं। क्या होता है रिवोल्यूशन अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट ध्यान दीजिएगा कब बनेगा, हम लोगों को पूछ रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। रीवैल्यूएशन का मतलब समझते हैं, री मतलब दोबारा, वैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। जब पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है यानी एग्रीमेंट बदल जाता है, तो जब पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट बदलेगा तो आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा। यानी बताइए आज से 10 साल पहले कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आज कोई नया पार्टनर आएगा तो वो क्या करेगा, 10 साल पहले वाला वैल्यू का पैसा देगा कि आज जो वैल्यू है उसका पैसा देगा। तो कोई भी आदमी बोलेगा आज जो वैल्यू उसका देंगे, आज बढ़ गया होगा तो बढ़ा के देंगे, घट गया होगा घटा के देंगे। तो रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा, यानी जो संपत्ति 10 साल पहले जितना का था उसका फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा कि आज उसका क्या कीमत है, जो कीमत होगा हम देंगे उसमें हिस्सा। तो इसीलिए जब भी कोई पार्टनर एडमिट करे, जब भी कोई पार्टनर रिटायर करे, जब भी कोई पार्टनर डेथ करे, यानी इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब भी पार्टनरशिप जो है रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म नहीं पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाता है, एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, वैसे केस में जब जब आपका एग्रीमेंट चेंज होगा तब तब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है साझेदारी का पुनर्गठन होगा, फिर से साझेदारी बनेगी, यानी पुराना एग्रीमेंट फटेगा और नया एग्रीमेंट बनेगा। आप सोचिए पार्टनर एडमिट करेगा तो पुराने पार्टनर 2 थे, अब एक नया पार्टनर आया तो पुराना एग्रीमेंट फटेगा, नया एग्रीमेंट बनेगा जिसमें तीनों पार्टनर का नाम होगा। उसी केस को हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का पुनर्गठन। तो जब भी साझेदारी का पुनर्गठन होगा तब तब आपको रीवैल्यूएशन करना पड़ेगा एसेट्स एंड लायबिलिटी का। 2 ही चीज़ का पुनर्मूल्यांकन होता है कि इसका संपत्ति कितना है और दायित्व कितना है। तो जब हम जब हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के कारण हमको बार बार रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, दोबारा मूल्यांकन करना पड़ेगा एसेट और लायबिलिटी का। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी एसेट और लायबिलिटी का दोबारा मूल्यांकन करते हैं तो या तो किसी एसेट का वैल्यू घटेगा, या तो किसी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, या तो किसी लायबिलिटी का वैल्यू घटेगा, या तो किसी लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा। तो बोलता है कि रिवैल्यूएशन के कारण जब हम दोबारा मूल्यांकन कर रहे हैं उसके कारण अगर पार्टनरशिप फर्म को कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उस प्रॉफिट और लॉस को लिखने के लिए एक खाता बनाते हैं और उसी खाते का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर से देखते हैं, जैसे ही साझेदारी का पुनर्गठन होता है हम लोग साझेदारी के पुनर्गठन के तुरंत बाद सारे एसेट्स और लायबिलिटी का मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करते हैं तो किसी का वैल्यू घटता है किसी का वैल्यू बढ़ता है। तो बोलता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के लिए कि संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन कैसे करेंगे। तो पुनर्मूल्यांकन करने के कारण यानी जब हम संपत्ति और दायित्व का दोबारा मूल्यांकन करते हैं तो या तो हमको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो बोलता है प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको लिखने के लिए खाता चाहिए, और वही लिखने के लिए जो खाता बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। कैसे लिखेंगे इसमें ध्यान दीजिए। क्रेडिट साइड, इधर लिखाता है लॉस। हम लोग चूँकि रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है जानते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। क्वेश्चन पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, सारा खर्चा डेबिट, तो यहाँ लॉस लिखेंगे डेबिट साइड में, और इधर लिखते हैं प्रॉफिट। इधर क्या लिखते हैं, प्रॉफिट। बताइए लॉस कब होगा, तो लॉस 2 ही कंडीशन में होगा, जब हम एसेट मेरा घटेगा, माइनस मतलब डिक्रीज, और लायबिलिटी प्लस होगा, दोनों में लॉस होगा। और प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट मेरा बढ़ेगा, ध्यान दीजिएगा एसेट प्लस है और लायबिलिटी क्या है, माइनस है। लायबिलिटी घटेगा और एसेट बढ़ेगा तभी प्रॉफिट होगा। इसी को यहाँ लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सबसे पहले लिखेंगे डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तो इधर, घटेगा तो इधर लिखेंगे। लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो भी इधर लिखेंगे। तो क्या लिखा है दूसरा, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, दायित्व का मूल्य बढ़ेगा तो इधर लिखेंगे। एक चीज़ और इधर लिखते हैं जिसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये 3 चीज़ हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट साइड में उल्टा लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताइए, प्रॉफिट कब होगा, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो लिखेंगे इंक्रीज
द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, और दूसरा होगा डिक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और एक और आता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स। उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ, उठाकर डेबिट साइड में लाएंगे। तो अगर इधर बैलेंस निकल गया तो इधर क्या होता है, क्रेडिट अगर ज़्यादा होता है तब ना इधर आंसर आएगा, क्रेडिट ज़्यादा हुआ डेबिट कम होता है इधर आंसर, और आंसर क्या करना चाहिए, प्रॉफिट है। और हम लोग जानते हैं कि बिजनेस है पार्टनरशिप, तो प्रॉफिट क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट को। और अगर लॉस हो गया तो लॉस भी तो पार्टनर को ही देंगे, सुख हो या दुख हो देना तो पार्टनर को ही। तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लॉस को ट्रांसफ़र कर देंगे, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। और क्यों बनता है फिर से बता दें कि जब हम लोग साझेदारी का पुनर्गठन करते हैं तो पुनर्गठन करने के कारण जो संपत्ति और दायित्व का वैल्यू दोबारा मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके कारण अगर संपत्ति और दायित्व के वैल्यू का दोबारा मूल्यांकन करने के कारण अगर प्रॉफिट और लॉस होता है, तो उस प्रॉफिट और लॉस को लिखने के लिए एक खाता बनता है, जिस खाते का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। लिख लिए सब लोग। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का गुडविल निकालने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग गुडविल निकालते हैं इस क्वेश्चन का। पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक व्यवसाय द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित लाभ निम्न प्रकार है, 12,000, 13,000, 14,000, 18,000 और 2,000 का लॉस है। ख्याति का मूल्य निकालें, मूल्य लिख दिया है। यदि पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के दुगने पर हो, यानी गुडविल निकालना है पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट का दुगना। तो पहले पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। गुडविल तो बहुत आसानी से जानते हैं, और एवरेज प्रॉफिट पर निकालना है तो आसानी से सब लोग को जोड़ दीजिए, सारे प्रॉफिट को हम जोड़ के और 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एपी, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गुडविल के लिए, टोटल प्रॉफिट और बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे 12,000 और 13,000, 25 और 14, 29, 39,000, 39 और 8 कितना होता है 47, 10 57,000। 57,000 के साथ यहाँ लॉस कितना था 2,000 का। 57,000 में बताइए 2,000 का लॉस घट जाएगा तो बचेगा कितना 55,000। टोटल प्रॉफिट आ गया। कैसे निकाले टोटल प्रॉफिट, सारे प्रॉफिट को जोड़ दिया। नंबर ऑफ ईयर कितना होगा 5, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल, तो 11,000 इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब बड़ा गुडविल जो निकलेगा ना बाबू लोग, वो गुडविल बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट के दुगने पर निकलेगा। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा कितना निकला 11,000, इसका दुगने पर निकलेगा तो 2 से गुना कर देंगे, इसका मतलब गुडविल कितना आएगा 22,000। क्योंकि फॉर्मूला यहाँ क्या होता है जानते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 11,000 का, और नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दुगने के आधार पर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दुगना पर होगा, तो 11,000 को 2 से गुना कर देंगे तो 22,000 पहुँच जाएगा, जो कि गुडविल का वैल्यू होगा। तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को पूछ रहा है कि शेयर और डिबेंचर में कोई 4 अंतर बताइए। शेयर और डिबेंचर में कोई 4 अंतर बताइए कि क्या क्या डिफरेंसेस है शेयर और डिबेंचर में। तो चलिए हम लोग लिख के ही बता देते हैं थोड़ा थोड़ा 4 डिफरेंसेस बताइए। एक तरफ हम लोग लेते हैं शेयर और एक तरफ लेते हैं डिबेंचर। शेयर और इधर लिख लेते हैं डिबेंचर। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा, पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। अंश जो होता है ना सर,
वो पूंजी का भाग होता है, अंश जो होता है पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, और ये बोल सकते हैं पार्ट ऑफ लोन, पार्ट ऑफ लोन। डिबेंचर यानी ऋण पत्र ऋण का भाग होता है, अंश पूंजी का भाग होता है। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लोन। याद रहेगा। दूसरा, इसको क्या मिलता है जानते हैं? डिविडेंड मिलता है। शेयर को मिलता है लाभांश, और इसको मिलता है डिबेंचर को इंटरेस्ट, ब्याज। अगर आप डिबेंचर में पैसा लगाएंगे तो ब्याज मिलेगा, ब्याज मत समझ लेना, ब्याज है। डिबेंचर को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। यानी अगर आप डिबेंचर में पैसा लगाते हैं तो उसके बदले में आपको ब्याज मिलेगा, और अगर शेयर में पैसा लगाते हैं तो उसके बदले में आपको लाभांश मिलेगा। तीसरा, रेट ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। लाभ कितना मिलेगा पहले से फिक्स नहीं रहता है, हो सकता है ज़्यादा भी मिल जाए और हो सकता है आपको कम भी मिल जाए। इसमें बोलता है कि रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है, रेट ऑफ डिविडेंड इसको नहीं, इसको इंटरेस्ट मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स इसका रहेगा, पहले से डिसाइडेड रहेगा कि सर कुछ भी हो जाए इतना हमको चाहिए। अब चौथे अंतर में बताइए, ये ऑनर होता है बिजनेस का, ये बिजनेस का मालिक होता है, और ये क्रेडिटर माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बिजनेस का मालिक होता है, जो शेयर खरीदता है वो बिजनेस का मालिक बन जाता है, जो डिबेंचर खरीदता है वो क्रेडिटर बन जाता है। उसके बाद अच्छा, इसके पास वोटिंग राइट रहता है, वोट कर सकता है कंपनी के मामले में। कंपनी में जब कभी कोई मामला पड़ता है तो ये वोट कर सकता है, बोलता है नो वोटिंग राइट, कोई वोट करने का पावर नहीं। उधार दिए हो, कर्जदार बन के रहो। बताओ जी, हम किसी से कोई कर्जा लेंगे तो मेरे बिजनेस में क्या बैठ के मालिक बनेगा वो, लेकिन जो पूंजी लगाएगा वो मालिक बनेगा। तो ये पूंजी का भाग होता है, इसमें पूंजी लगाना होता है। यानी हमको अगर मार्केट से पैसा लाना है तो दो रास्ते हैं, या तो हम सबसे पहले आपके पास ऑफर मारेंगे कि भैया मेरे पार्टनर बन जाओ। शेयर मतलब क्या होता है कि 100% हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, तो ऐसा करो 30% पूंजी तुम लगा दो, तो 30% शेयर तुम्हारा, 70% मेरा, यानी पूंजी लगाओ। लेकिन अगर कोई पूंजी देने के लिए तैयार ना हो तो आदमी बोलता है ठीक है पूंजी नहीं लगाओगे तो कर्जा दे दो। तो कर्ज देने को हम लोग बोलते हैं डिवेंचर, और जब पूंजी में पैसा लगाने के लिए तैयार होगा तो क्या कहलाता है? शेयर। शेयर का मतलब है कि पूंजी में आपको पैसा लगाना है, और अगर कर्जा देने के लिए तैयार है तो वो क्या कहलाता है? डिवेंचर मतलब कर्ज, और शेयर मतलब पूंजी। तो दो ही ऑप्शन आपके पास है, या तो पूंजी के जरिए पैसा ला सकते हैं या तो आप डिवेंचर के जरिए पैसा ला सकते हैं। तो दो ही रास्ते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। शेयर क्या होता है? पार्ट ऑफ कैपिटल होता है, पूंजी का भाग होता है, अंश पूंजी का भाग होता है। ऋण पत्र जो है पार्ट ऑफ लोन होता है, यानी ऋण पत्र जो है वो ऋण का भाग होता है। शेयर को क्या मिलता है? अगर आप शेयर में पैसा लगाएंगे तो आपको उसके बदले में क्या मिलता है? लाभांश मिलता है। डिवेंचर को इंटरेस्ट मिलता है। जो शेयर को लाभांश मिलेगा वो पहले से फिक्स नहीं रहेगा, कितना मिलेगा इसकी गारंटी नहीं, कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता, कम भी मिल सकता है। और इसका पहले से फिक्स रहता है कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसको इतना मिलेगा ही। शेयर में जो पैसा लगाता है वो बिजनेस का मालिक बन जाता है, और जो डिवेंचर में पैसा लगाता है वो खाली लेनदार बन के रहता है, नहीं खाली कर्जदार बन के रहता है। जो शेयर में पैसा लगाता है उसको कंपनी के मामले में वोट देने का अधिकार होता है, और जो डिवेंचर में पैसा लगाता है उसके पास किसी तरह का वोटिंग राइट नहीं होता है। ऐसे डिफरेंसेस आपके पास दिए हुए हैं। अब इसके आगे जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, तो इसके पार्ट बी का इंतज़ार कीजिएगा, आपको अगले लेक्चर में इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू।